हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसे कि हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर टेस्ट से, जिसका पार्ट नंबर 7 यह रहने वाला है। अगर आपने किसी भी टेस्ट को मिस किया है तो सभी टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप सभी टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और पास के बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले लास्ट वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र अर्थात फर्स्ट केवीके की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जल्दी से बताइए। लखनऊ में की गई थी, बीकानेर में की गई थी, पांडिचेरी में की गई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए कि जो फर्स्ट केवीके है, भारत का जो फर्स्ट केवीके है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? लखनऊ में की गई थी, बीकानेर में की गई थी, पांडिचेरी में की गई थी, या फिर इनमें से कोई में नहीं की गई थी? जल्दी से बताएंगे। तो यार हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट इंडिया, ठीक है, इंडिया का जो फर्स्ट केवीके था तो इसकी स्थापना की गई थी पांडिचेरी, और पांडिचेरी कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, जो फर्स्ट केवीके था ये अंडर में था यार, तमिलनाडु जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसी के अंडर में फर्स्ट केवीके की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं कब की गई थी, तो यार 1974 में। कब की गई थी? 1974 में की गई थी। ठीक है, और कहाँ पर की गई थी? पांडिचेरी, तमिलनाडु में। अब इसके साथ साथ यार एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है भारत में, तो यार भारत में जो फर्स्ट केवीके है इसकी स्थापना की गई थी पांडिचेरी, तमिलनाडु में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में जो फर्स्ट केवीके है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी फतेहपुर सीकर में। कहाँ की गई थी यार? फतेहपुर सीकर में। यार राजस्थान का जो फर्स्ट केवीके है उसकी स्थापना की गई थी फतेहपुर सीकर में। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो यार इंडिया का जो फर्स्ट केवीके है इसकी स्थापना की गई थी पांडिचेरी, तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है, ठीक है, ये प्रतिबोध किसके द्वारा किया गया था? अर्थात यार इसको सबसे पहले केवीके की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा? जल्दी से बताइए, जो फर्स्ट केवीके है इनको किसके द्वारा प्रतिबोध किया गया था? भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा? जल्दी से बताएंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिबोध किसके द्वारा की गए थे? तो यार हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कृषि विज्ञान केंद्र, तो इनको प्रतिबोध किया गया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। किसके द्वारा किए गए थे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, सभी स्टूडेंट ने बताएंगे कि सामुदायिक विकास किसकी जन्मदिन पर प्रारंभ किया गया था? जल्दी से बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर, विवेकानंद जी के जन्मदिन पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर, या फिर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर? जल्दी से बताइए कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है तो इसके स्टार्टअप कब किया गया था? जल्दी से बताइए। तो अगर आपको ये पता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्टार्टअप किया गया था तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसकी जन्मदिन पर प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ यार ना कि अगर आपसे पूछा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, तो इसका स्टार्टअप किया गया था 2 अक्टूबर 1952 में। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा है यार कि सामुदायिक विकास किन की जन्मदिन पर प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन? आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन आता है? महात्मा गांधी का। किसका आता है? महात्मा गांधी का आता है। अर्थात यार हाँ, जो सामुदायिक विकास है इसका जो प्रारंभ किया गया था ये किया गया था महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। और कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हमारे एग्रीकल्चर टेस्ट 6 के टॉप रैंक में शामिल किए गए हैं। उनका नाम है संतोष मौर्य, प्रभुजी यादव, गोवर्धन साहू, बहादुर सिंह रावत, और एक था दया राठौड़। ठीक है, अगर इनमें आपका नाम आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, रीज़न आपको बचाना है। अगर आप याद रखना टेस्ट को टेस्ट की तरह क्लियर कर रहे हो तो याद रखना आपका पक्का नाम आएगा। लेकिन अगर आप टेस्ट को टेस्ट की तरह क्लियर नहीं कर रहे हो, आप साथ साथ कमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपका नाम पॉसिबल नहीं है। इसलिए यार हाँ कि जब भी आप वीडियो को क्लियर करो, मान लीजिए आप लाइव नहीं आ पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप इस टेस्ट को क्लियर कर रहे हो, अर्थात इस वीडियो को आप जब भी क्लियर कर रहे हो तब आपको टेस्ट देना है। ठीक है, साथ साथ कमेंट करते रहना है, इससे आपका कोई लॉस नहीं है, आपका बेनिफिट ही होगा। इसलिए यार हाँ, टेस्ट को एक टेस्ट की तरह लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक काठिया गेहूं की प्रजाति है? अर्थात जल्दी से बताइए कि काठिया गेहूं की कौन सी प्रजाति है? PBW 215 है, PBW 343, NW 2036, या इनमें से कोई से नहीं? जल्दी से बताएंगे कि काठिया गेहूं की कौन सी वेराइटी है? जल्दी से बताइए। PBW 215 है, PBW 343, NW 2036, या फिर इनमें से कोई सी नहीं? जल्दी से बताइए। काठिया गेहूँ, जिसका अगर बात करते हैं बोटनिकल नेम की, तो ट्रिटिकम ड्यूरम। जल्दी से बताएंगे कि जो ट्रिटिकम ड्यूरम होता है अर्थात काठिया गेहूँ होता है, तो इसकी वेराइटी कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट करिए।
तो यार हाँ अगर वो चाहता है काठिया गेहूँ या ट्रिटिकम ड्यूरम की, तो इनमें से कोई सी नहीं, ठीक है, इनमें से कोई सी भी इसकी वैरायटी नहीं है। अगर बात करते हैं काठिया गेहूँ की कौन कौन सी प्रजातियाँ होती है, तो वो होती है मुख्यतः यार हाँ सिलीजा और गेरेजा। इनको आपको विशेष ध्यान रखना है यार, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिलीजा और गेरेजा कौन कौन सी होती है। काठिया गेहूँ अर्थात ट्रिटिकम ड्यूरम की वैरायटी सिलीजा और गेरेजा, ठीक है, गिरिजा होता है, गेरेजा नहीं होता है बल्कि, ठीक है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि IADP किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। जल्दी से बताएंगे कि IADP किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म होती क्या है, अर्थात ये होता है क्या है IADP। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि यार इसकी अगर बात करते हैं फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव, ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए IADP। तो इसकी अगर बात करते हैं फुल फॉर्म की, तैयार हाँ ये होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्या होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1961 में, 1962 में, 1963 में या फिर 1964 में। जल्दी से बताइए कि IADP की स्टार्टअप या इसकी स्थापना कब की गई थी, 1961 में, 1962 में, 1963 में या फिर 1964 में। जल्दी से बताएंगे। तो यार हाँ अगर बात की जाए यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की, तो इसकी स्टार्टअप किया गया था 1960 से 61 के मध्य। कब किया गया था, 1960 से 61 के मध्य। अब यार हाँ कभी भी अगर आपको ऑप्शन में 60 देखने को मिलता है, तब आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा, 1960 माना जाएगा। अगर नहीं देखने को मिल रहा है, तब आपका राइट आंसर माना जाएगा 1961, ठीक है। क्योंकि यार हाँ जो IADP की स्थापना है ये की गई थी 1960 से 61 के मध्य, ठीक है। तो यार हाँ अगर आपको दोनों ही ऑप्शन में मिल रहे हैं, तब आपका राइट आंसर 1960 माना जाएगा। लेकिन आपको केवल सिंगल मिल रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो केवल 1961 मिल रहा है, तो कौन सा आपका राइट आंसर माना जाएगा, 1961, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो जल्दी से बताइए कि जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम होता है ये किसका है, मनरेगा का है, ज्वार रोजगार योजना का है, IRDP का है या फिर IADP का है। जल्दी से बताइए किसका होता है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। जल्दी से बताएंगे किसका होता है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, मनरेगा का होता है, ज्वार रोजगार योजना का होता है, IRDP का होता है, फिर IADP का होता है। तो यार जो सामाजिक वानिकी जो कार्यक्रम है ये भी किसका है, IADP का ही एक प्रोग्राम होता है। किसका होता है, IADP का ही एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैंट एक प्रजाति है। तो जल्दी से बताइए कैंट की किसकी वैरायटी होती है, गेहूं की होती है, जौ की होती है, बरसीम की होती है, फिर जोई की होती है। जल्दी से बताएंगे कैंट किसकी वैरायटी होती है। यार एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, तो जल्दी से बताएंगे गेहूं की होती है, जौ की होती है, बरसीम की होती है, फिर जोई की होती है। जल्दी से बताएंगे कि कैंट किसकी वैरायटी होती है, गेहूं की होती है, जौ की होती है, बरसीम की होती है, फिर जई की होती है। यार हाँ अगर बात की जाए कैंट, तो ये होती है जई की, किसकी होती है, जई की होती है। और इसके साथ साथ यार हाँ कभी भी अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है सोयाबीन, ठीक है, तो ब्राग, ली और कैंट सोयाबीन की वैरायटी होती है। किसकी होती है, ब्राग, ली और कैंट, ये तीनों वैरायटी यार हाँ सोयाबीन की भी होती है, ठीक है। तो इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है जई, तब आपका राइट आंसर माना जाएगा जई। और अगर आपको सोयाबीन भी देखने को मिल रहा है, ब्राग, ली, कैंट, तो ये सोयाबीन की भी वैरायटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या होती है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 10 है, 15 है, 20 है या फिर 25 है। जल्दी से बताइए कि भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 10 है, 15 है, 20 है या फिर 25 है। जल्दी से कमेंट करिए। तो यार हाँ अगर आपसे पूछा जाए कृषि जलवायु क्षेत्र, तो ये कितने होते हैं, 15 होते हैं, अर्थात 15 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कि इसमें आपसे पूछा रहा है कि धान की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए कितने यूरिया, अर्थात यार हाँ कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है। अर्थात आप यार हाँ कितने किलोग्राम मात्रा यूरिया की अप्लाई करोगे जब जाके आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो जल्दी से बताइए कितनी यूरिया की मात्रा को आप अप्लाई करोगे, 240 किलोग्राम को, 250 किलोग्राम को, 260 किलोग्राम को या फिर 270 किलोग्राम को। जल्दी से बताएंगे कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन कितनी मात्रा आप यूरिया की अप्लाई करोगे जब जाकर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होगा। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इससे आप कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ जब हम 100 किलोग्राम यूरिया देते हैं तो उससे प्राप्त होता है 46 किलोग्राम, ठीक है। इस बेस पर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आसानी से। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होता है 260 किलोग्राम। अर्थात यार जब आप 260 किलोग्राम यूरिया देते हो तब जाकर आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होता है। इसे आप सोल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात आपको बताना है जैव उर्वरक के अंतर्गत किसे रखा गया है। तो जल्दी से बताइए, गोबर की खाद को रखा गया है, कंपोस्ट खाद को रखा गया है, हरी खाद को रखा गया है, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है। जल्दी से बताइए ये बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत किसे रखा गया है, गोबर की खाद को, कंपोस्ट खाद को, हरी खाद को या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को। जल्दी से कमेंट करेंगे
जैव उर्वरक कौन सा माना गया है? तो यार हाँ, अगर बात की जाए बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत तो ब्लू ग्रीन एल्गे अर्थात BGA, ठीक है, नीली हरित शैवाल है, तो इसे यार हाँ जैव उर्वरक की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछ रहा है कि दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में, दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का कारण क्या है? आपको बताना है यार हाँ, औसत उपज होती है ये कम होती क्यों है, इसका रीजन क्या होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि प्रजातियों में विभिन्नता होती है, मृदा उर्वरता स्तर में कमी होती है, जलवायु की दशा होती है, फिर फसल प्रबंध होता है। जल्दी से बताएंगे कि जो दक्षिणी भारत है उसकी अपेक्षा जो उत्तर भारत है इसमें गन्ने की जो औसत उपज होती है वो कम क्यों होती है, इसका रीजन क्या होता है? जल्दी से बताइए। प्रजातियों में विभिन्नता होती है, मृदा उर्वरता में स्तर होता है, जलवायु की दशा होती है, या फिर फसल प्रबंध होता है। जल्दी से बताएंगे। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में यील्ड कम क्यों होती है, तो इसका मुख्य रीजन होता है क्लाइमेट अर्थात यार हाँ जलवायु की दशा में परिवर्तित होना। ठीक है, जलवायु की दशा ही सबसे ज़्यादा एक फैक्टर इफेक्ट डालता है किस पर? यील्ड पर। ठीक है, एक सबसे प्रभावशाली इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का, क्योंकि यार हाँ फसल प्रबंध की अगर बात करते हैं तो ये तो उस क्षेत्र में भी ऐसी ही हो सकती है और उस क्षेत्र में भी ऐसी ही हो सकती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसका फसल का प्रबंध कैसा किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए यार हाँ कि अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में तो कौन सी होगा? सबसे मेन इफेक्ट पड़ता है जलवायु की दशा का। ठीक है, इसी कारण यार हाँ जो औसत यील्ड है उसमें क्या होता है? लॉस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फेलेरिस माइनर खरपतवार किस फसल से संबंधित है? तो जल्दी से बताइए। फेलेरिस माइनर तो ये क्या होता है? गेहूं सा होता है। तो अब आपको पता चली गया होगा कि गेहूं सा किसका एक मुख्य खरपतवार होता है? गेहूं का होता है, मकई का होता है, धान का होता है, या फिर चना का होता है? जल्दी से बताइए कि फेलेरिस माइनर किसका एक प्रमुख खरपतवार होता है? गेहूं का होता है, मक्का का होता है, धान का होता है, या फिर चने का होता है? जल्दी से कमेंट करिए किसका होता है? गेहूं सा। तो ये होता है यार हाँ गेहूं का। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है गेहूं सा मतलब गेहूं का एक प्रमुख खरपतवार होता है, जो कि ये क्या होता है? एक मिमिक्री खरपतवार होता है। गेहूं की फसल का एक नकलची खरपतवार होता है गेहूं सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सुगंधा 5 किस फसल की उन्नत प्रजाति है? जल्दी से बताइए कि किसकी वेरायटी होती है सुगंधा 5? मक्का की होती है, धान की होती है, मूंग की होती है, फिर मटर की होती है? जल्दी से बताएंगे कि सुगंधा 5 किस फसल की उन्नतशील वेरायटी होती है? मक्के की होती है, धान की होती है, मूंग की होती है, फिर मटर की होती है? जल्दी से बताइए सुगंधा 5 किसकी वेरायटी है? मक्के की है, धान की है, मूंग की, या फिर मटर की है? जल्दी से बताएंगे। यार सुगंधा 5 तो सुगंधा 5 किसकी होती है? धान की होती है। किसकी है प्रजाति? धान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बरसिम 5 तो यहाँ पर 5 ऐसे ही दी गया है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है किसी से कि बरसिम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? जल्दी से बताएंगे कि बरसिम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, बोटेनिकल नेम क्या होता है बरसिम का? जल्दी से बताएंगे। ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम होता है, ट्राइफोलियम रेपिंस होता है, ट्राइफोलियम प्रेटेंस होता है, या फिर ट्राइफोलियम इनकारनेटम होता है? जल्दी से बताइए कि बरसिम का वानस्पतिक नाम बोटेनिकल नेम क्या होता है? ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम, ट्राइफोलियम रेपिंस, प्रेटेंस, या फिर इनकारनेटम? जल्दी से बताएंगे। तो आपको पता हो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है बरसिम तो बरसिम का बोटेनिकल नेम होता है ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम। क्या होता है? बरसिम का बोटेनिकल नेम ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम होता है। और अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता है रिंजका का तो रिंजका का होता है मेडिकोसेटाइवा। क्या होता है? रिंजका का होता है मेडिकोसेटाइवा। और अगर बात की जाए बरसिम की तो बरसिम का जो बोटेनिकल नेम होता है ये होता है ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि धान में अधिकतम कल्ले बनने और बाली शुरू होने के बीच के समय को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए कि धान में अधिकतम कल्ले बनने और बाली शुरू होने के बीच का जो समय होता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आप पहले देख लीजिए। तो ऑप्शंस में आपको दिया गया है ट्रांसप्लांटिंग अवस्था, सीडलिंग अवस्था, वेजिटेटिव लेग फेस अवस्था, या फिर टेलरिंग अवस्था? आपको पता चल रहा है कि यार हम बाली निकलने से पहले तो कौन सी स्टेज होती है? वेजिटेटिव लेग फेस अवस्था। यार हाँ ये होती है एक वानस्पतिक वृद्धि अवस्था। ठीक है, लेग फेस अवस्था मतलब यहाँ पर आप मान सकते हो वृद्धि अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या रखा जाता है? ठीक है, आपको स्पेशल एरिया दे रखा है उत्तरी मैदान। तो जल्दी से बताएंगे कि उत्तरी मैदान में आलू की बुआई कब की जाती है? इसका उपयुक्त समय किसे माना जाता है? अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा, नवंबर का प्रथम पखवाड़ा, या फिर नवंबर का द्वितीय पखवाड़ा? जल्दी से बताएंगे कि जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, जो उत्तरी क्षेत्र होते हैं भारत के, तो उनमें आलू की मुख्य फसल की बुआई कब की जाती है? जल्दी से बताइए। अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा, नवंबर का प्रथम पखवाड़ा, या फिर नवंबर का द्वितीय पखवाड़ा? जल्दी से बताइए कि उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या रहता है?
तो यार अगर आपसे पूछ सकता है उत्तरी मैदानों के बारे में, तो इसमें जो सोविंग की जाती है इसका बेस्ट टाइम माना जाता है अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। कब की जाती है यार अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि उड़द की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन से खरपतवारनाशी की संस्तुति की जाती है, अर्थात यार सबसे बेस्ट किस खरपतवारनाशी को माना जाता है। और आपसे पूछा गया है कि उड़द फसल के लिए, तो जल्दी से बताइए कि उड़द की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप किस खरपतवारनाशी का प्रयोग करोगे, एट्राजिन का, टोफोडी का, सिमेजिन का या फिर फ्लोक्लोराइन का। जल्दी से बताएंगे कि उड़द की फसल में आपको वीड कंट्रोल करना है, तब आप किस खरपतवारनाशी या फिर किस वीडिसाइड का प्रयोग करोगे, एट्राजिन का, टोफोडी का, सिमेजिन का या फिर फ्लोक्लोराइन का। जल्दी से बताइए। तो यार अगर आपको लगता है कि उड़द और मूंग, ठीक है, उड़द और मूंग अगर दोनों में से किसी के बारे में पूछा जाता है तो इसमें वीड कंट्रोल अर्थात यार इसके लिए जो मेन वीडिसाइड होता है वो कौन सा होता है, फ्लोक्लोराइन। कौन सा लिया जाता है, फ्लोक्लोराइन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होता है कि मक्का की बुआई 50 × 20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे होंगे, अर्थात आपको ये कैलकुलेट करना है पौधों की संख्या। ठीक है, जब आप सोविंग कर रहे हो 50 × 20 सेंटीमीटर पर अगर आप सोविंग कर रहे हो तो प्रति हेक्टेयर पौध की संख्या क्या होगी, अर्थात आपको बताना है यार पौधे की संख्या क्या होगी। जल्दी से बताइए। तो कैसे इसे कैलकुलेट करोगे, इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा छोड़ दिया करो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला नहीं है याद तो इसमें तुक्का नहीं चलेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इसे कैसे याद करोगे, तो यार इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला देख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है यार स्पेसिंग, यार कि स्पेसिंग सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एरिया से। ठीक है, एरिया स्पेसिंग मल्टीप्लाई एरिया बटा 100। क्या होता है यार अगर आपको प्लांट की जो संख्या ज्ञात करनी है तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्पेसिंग मल्टीप्लाई एरिया बटा 100। तो जल्दी से देख लीजिए, क्वेश्चन में आपसे दिया गया है अर्थात यहाँ 50 × 20 सेंटीमीटर, अर्थात स्पेसिंग क्या है यहाँ पर, जो प्लांट की जो स्पेसिंग है ये है 50 × 20। तो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे यार 50 × 20 मल्टीप्लाई एरिया, अर्थात एरिया में आपको दे रखा है प्रति हेक्टेयर, अर्थात यार 1 हेक्टेयर में, प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर, अर्थात 1 हेक्टेयर यहाँ पर आपको लेना है। तो 1 हेक्टेयर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, 10,000 सेंटीमीटर। कितने होते हैं, 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इनको हमने लिख लिया है और हमने बाद में बताया था यानी भाग दे दीजिए इसमें 100 का। किसका भाग दे दोगे आप, 100 का भाग दे दोगे। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस 00 से आप 00 को काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 00 कट गई है तो यहाँ पर आपका बचा 100, यहाँ पर बचा 0 और यहाँ पर बचा 0। तो याद रखना इन चारों 0 को एक साथ लिख लीजिए। तो इसकी हमको याद रखना है पौध संख्या याद करनी है। 4 0 बची है तो चारों 0 को आप एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। और 1 × 2 होता है 2 एकम 2। ठीक है, और 2 × 5 होता है 2 पंजो 10। तो डायरेक्ट 10 लिख दीजिए। अर्थात यार जो आपकी पौध संख्या आएगी, ठीक है, जो आपकी पौधों की संख्या है वो कितनी रखी जाएगी, 1 लाख। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, 1 लाख पौधे आएंगे। अगर बात करते हैं 50 × 20 सेंटीमीटर की, अगर आप स्पेसिंग ले रहे हो तो यार 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आएंगे, 1 लाख पौधे आएंगे। ठीक है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है। तो जल्दी से बताइए किस फसल को सबसे ज़्यादा हरी खाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ढैंसा को, सरसों को, तोरिया को, फिर सूरजमुखी को। जल्दी से बताएंगे कि हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है, ढैंचा को, सरसों को, तोरिया को, फिर सूरजमुखी को। जल्दी से बताएंगे कि हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है, ढैंचा, सरसों, तोरिया, फिर सूरजमुखी। तो आपको पता चल रहा होगा यार ढैंचा। ठीक है, हरी खाद के लिए मुख्यतः अप्लाई करते हैं ढैंसा फसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऊसर प्रभावित क्षेत्र के लिए उपयुक्त धान की किस्म कौन सी है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए कि ऊसर प्रभावित क्षेत्र है तो उनमें आप धान की कौन सी वेरायटी को ग्रो करोगे, NDR 359, पंत धान 4, CSR 13 या फिर सरसों 52। जल्दी से बताइए कि ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के धान की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है, उपयुक्त वेरायटी कौन सी है, NDR 359, पंतधान 4, CSR 13 या फिर सरसों 52। जल्दी से बताएंगे कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है CSR 13, अर्थात यार ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म कौन सी है, CSR 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वाला फसल चक्र कौन सा है, अर्थात यार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जिस फसल चक्र को अप्लाई किया जाता है वो फसल चक्र कौन सा है और कहाँ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। तो जल्दी से कमेंट करिए कि किसे सबसे बेस्ट माना जाता है।
धान गेहूं को लिया जाता है, बाजरा गेहूं को लिया जाता है, मक्का सरसों को लिया जाता है, फिर ज्वार चना को लिया जाता है। जल्दी से बताइए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल चक्र को ग्रो किया जाता है, धान गेहूं को, बाजरा गेहूं को, मक्का सरसों को या फिर ज्वार चना को। तो यहाँ अगर बात की जाती है उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल पर फसल चक्र लिया जाता है ये लिया जाता है धान और गेहूं को। किसे लिया जाता है? धान और गेहूं को लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मक्का, आलू, गेहूं, मूंग फसल चक्र एक उदाहरण है। अर्थात यहाँ पर आपको दे रखे हैं खेती के प्रकार और आपको बताना है कि ऐसी जो फसल चक्र है जिसमें यार मक्का, आलू, गेहूं और मूंग, अब यार यहाँ पर ये चारों ही यार एक वर्ष में ली गई है। ठीक है, एक वर्ष में अगर आप मान लीजिए 4 फसल है, ठीक है, 4 फसल को कैसे ग्रो करोगे? तो इसका एग्जांपल याद रखना कि अगर मान लीजिए आप एक फसल से कटने से पहले, एक फसल के कटने से पहले अगर मान लीजिए दूसरी फसल की बुआई कर रहे हो, तब आप यार एक साल में 4 फसलों को ग्रो कर सकते हो। अर्थात याद रखना ये किसका एक एग्जाम्पल है। जल्दी से बताइए कि ऐसी कौन सी पद्धति होती है जिसमें यार एक फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है। अर्थात कौन सा पद्धति है जिसमें ये क्रिया अप्लाई की जाती है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर किसे माना जाएगा, अंतः फसली का, समानांतर फसली का, रेले फसल का या फिर उपरोक्त में से कोई सा नहीं। जल्दी से बताइए कि ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें यार फसल कटने से पहले दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है। जल्दी से बताइए, अंतः फसली का, समानांतर फसली का, रेले फसली का, फिर उपरोक्त में से कोई सा नहीं। तो ऐसी पद्धति जिसमें यार फसल कटने से पहले दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है उसे बोला जाता है रिले क्रॉपिंग, अर्थात अविराम खेती। क्या होती है? अविराम खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। जल्दी से बताइए, 8% होता है सल्फर, 12% होता है, 16% होता है, फिर 20% होता है। जल्दी से बताइए कि एसएसपी में सल्फर कितना होता है, 8%, 12%, 16% या फिर 20%। अब याद रखें यहाँ पर अगर आपने 16 आंसर दिया है तो ये आपका गलत आंसर है। ठीक है, एसएसपी में याद रखें यहाँ पर आपसे पूछा गया सल्फर की मात्रा, न कि फास्फोरस की मात्रा। ठीक है, अगर आपने 16 को क्लिक किया है तो ये आपका गलत आंसर है, क्योंकि यार यहाँ पर आपसे पूछा गया सल्फर की मात्रा और एसएसपी में जो सल्फर होता है ये होता है 12% है। ठीक है, और अगर बात की जाए फास्फोरस तो यार फास्फोरस होता है 16%। ठीक है, अगर आपने 16 पर क्लिक किया है तो ये आपका गलत आंसर है, क्योंकि यार जो एसएसपी में होता है फास्फोरस ये होता है 16%, और अगर बात की जाए सल्फर तो यार सल्फर होता है 12%। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही दिए जाते हैं जिनमें आपको लगभग जो 90% स्टूडेंट्स है वो क्वेश्चन गलत करते हैं अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझा। तो यार जैसे ही ये क्वेश्चन है कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आपने क्लिक किया होगा 16 को, जो कि आपका गलत आंसर है। इसलिए यार हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझा करो। ठीक है, उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछाता है एसएसपी में सल्फर, तो यार सल्फर होता है 12%, और अगर बात की जाए फास्फोरस तो फास्फोरस कितना होता है 16% होता है। इसके अलावा देख लेते हैं डबल सुपर फास्फेट, तो डबल सुपर फास्फेट में यार फास्फोरस होता है 32%, और ट्रिपल सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस होता है ये होता है 48%। ठीक है, एसएसपी में जो फास्फोरस होता है ये होता है 16%, डीएसपी में जो फास्फोरस होता है ये होता है 32%, और ट्रिपल सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस होता है ये होता है 48%। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आपको आना वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गन्ने में रेटून स्टंटिंग का कारण क्या होता है। अर्थात यार जो रोग होता है रेटून स्टंटिंग, तो ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, फफूंद के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे कि गन्ने में जो रेटून स्टंटिंग रोग होता है तो इसका कारण क्या है? वायरस है, फफूंद है, जीवाणु है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताएंगे कि रेटून स्टंटिंग का कारण क्या होता है। तो यार रेटून स्टंटिंग के बारे में बात की जाए तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब इससे होता है क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए यार कि अगर बात की जाए रेटून स्टंटिंग की तो ये कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि यार जो रेटून स्टंटिंग डिजीज होती है शुगर केन में, तो इससे यार जो यील्ड होती है, ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है गन्ने का, तो उसमें 10 से 15%, ठीक है, जितना भी जो प्रोडक्शन होता है उसका 10 से 15% यील्ड लॉस हो जाती है। अर्थात ज़्यादा जो प्रोडक्शन है उसमें कमी हो जाती है। कितना हो जाता है? 10 से 15% जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगी जैविक खेती के घटक कौन कौन से हैं। जल्दी से बताएंगे जैविक खेती के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, घटक कौन कौन से हैं। कार्बनिक खाद्य, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी या फिर उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए कि जो जैविक खेती है तो इसके घटक किस किस को माना जाता है, कंपोनेंट किस किस को माना जाता है? कार्बनिक खादों को, जैव उर्वरकों को, जैव कीटनाशकों या फिर उपयुक्त सभी को। तो यार अगर पूछा जाता है जैविक खेती के घटक कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं तो ये होते हैं कार्बनिक खाद्य, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशी, ये सभी होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? जैव उर्वरक, कार्बनिक खाद्य और जैव कीटनाशी। ये सभी यार जैविक खेती के कंपोनेंट माने जाते हैं, घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उपास 120 एक किस्म है। तो यार एक मोस्ट पॉपुलर वेरायटी है उपास 120। ये किसकी होती है? तो जल्दी से बताएंगे। गेहूं की होती है, उड़द की होती है, चने की होती है, फिर अरहर की होती है। जल्दी से बताइए कि उपास 120 किसकी किस्म होती है? गेहूं की होती है, उड़द की होती है, चने की होती है, फिर अरहर की होती है। तो यार अगर बात करते हैं उपास 120 की, तो ये किसकी होती है? यार एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है अरहर की। किसकी होती है? अरहर की होती है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यार सबसे कम समय में अरहर की ऐसी कौन सी किस्म है जो कि यार सबसे कम समय में पक जाती है, तब भी आपका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? यार उपास 120। अर्थात यार कि उपास 120 सबसे कम समय में पकने वाली अरहर की एक मुख्य प्रजाति होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए। अर्थात मान लीजिए आपके पास एक सिंचाई उपलब्ध है, जिसका हमने यार कल ही सोल्व किया है इस क्वेश्चन को। तो यार एक सिंचाई जब भी आपके पास उपलब्ध होती है गेहूं की, तब आप किस स्टेज पर सिंचाई करोगे? CRI स्टेज पर। कब करोगे? CRI स्टेज पर करोगे, जो कि यानी जो बुआई की जाती है उसके 21 दिन बाद में निकलती है, जिसकी जब से सबसे पहले इसकी खोज की गई थी BL भारद्वाज के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? BL भारद्वाज के की गई थी। और CRI स्टेज की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है क्राउन रूट इनिशिएशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्राउन रूट इनिशिएशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताया कि कौन से प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है। अर्थात आपको बताना है यार सर्वाधिक जो प्रोडक्शन लिया जाता है केले का, ये कहाँ पर लिया जाता है? तो जल्दी से बताइए कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, पंजाब में, या फिर हरियाणा में? जल्दी से बताइए कि केले की सर्वाधिक जो पैदावार है, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, वो कहाँ पर लिया जाता है? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, पंजाब में, या फिर हरियाणा में? जल्दी से बताएंगे कि केले की सर्वाधिक पैदावार कहाँ पर ली जाती है? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, पंजाब में, या फिर हरियाणा में? तो यार अगर आपसे पूछा है केले के उत्पादन, ठीक है, केले का अगर पूछा है उत्पादन के बारे में या फिर पूछता है उत्पादकता के बारे में, ठीक है, अगर पूछाता है प्रोडक्शन के बारे में या फिर पूछता है प्रोडक्टिविटी के बारे में, दोनों का राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, अगर पूछता है प्रोडक्शन के बारे में या फिर पूछता है प्रोडक्टिविटी के बारे में, तब दोनों का राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया कि सफ़ेद बैंगन किस रोग निवारक के लिए उपयोगी माना जाता है? मधुमेह के लिए, चर्म रोग समस्या के लिए, कैंसर के लिए, या फिर दिल की बीमारी के लिए? जल्दी से बताएंगे कि सफ़ेद बैंगन को क्यों रिकमेंडेशन किया जाता है। अर्थात ऐसा कौन सा रोग है जिसके निदान के लिए, जिसके सुधार के लिए सफ़ेद बैंगन को उपयोगी माना जाता है या फिर मेडिसिनल यूज़ के लिए उसका प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे मधुमेह के लिए, चर्म रोग समस्या के लिए, कैंसर के लिए, या फिर दिल की समस्या के लिए? जल्दी से बताएंगे कि सफ़ेद बैंगन को क्यों रिकमेंडेड किया जाता है। तो यार जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, यार कि अगर पूछा जाता है सफ़ेद बैंगन का, तो यार जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, अर्थात मधुमेह के जो रोग होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यार सफ़ेद बैंगन को रिकमेंडेड किया जाता है। ठीक है, यार कि सफ़ेद बैंगन क्यों दिया जाता है? ताकि यार मधुमेह को ठीक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी है? जल्दी से बताएंगे कि मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी है? अर्का लोहित है, पूसा ज्वाला है, पूसा सदाबहार, या फिर पंतसी फर्स्ट है? जल्दी से बताएंगे कि मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति किसे माना गया है? अर्का लोहित को, पूसा ज्वाला को, पूसा सदाबहार को, या फिर पंतसी फर्स्ट को? जल्दी से बताएंगे कि मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी है। तो यार अगर पूछता है बहुवर्षीय प्रजाति के बारे में, तो कौन सी है? पूसा सदाबहार। कौन सी है? पूसा सदाबहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से किसके द्वारा करेले में कड़वापन होता है? दोबारा से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को कि निम्न में से किसके द्वारा करेले में कड़वापन होता है? अर्थात यार करेले में कड़वापन क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए। कैप्साइसिन के कारण होता है, क्यूरेसिटिन के कारण होता है, या फिर मिरमिडोकोसाइड के द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है? जल्दी से बताइए कि करेले में कड़वापन क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है? कैप्साइसिन के कारण, क्यूरेसिटिन के कारण, मिरमिडोकोसाइड के द्वारा, या फिर इनमें से कोई सा नहीं? जल्दी से बताइए करेले में कड़वापन क्यों होता है? तो इसका रीज़न होता है यार मिरमिडोकोसाइड। क्या होता है करेले में? याद रखना कड़वापन होता है मिरमिडोकोसाइड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है? तो जल्दी से बताइए कि टमाटर की ऐसी कौन सी किस्म है जिसके फल नाशपाती के आकार जैसे होते हैं? तो यार इसका राइट आंसर है पंजाब छुआरा। अर्थात यार पंजाब छुआरा एकमात्र ऐसी किस्म है, एकमात्र ऐसी किस्म होती है टमाटर की जिसके फल नाशपाती के आकार जैसे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? अर्थात यार इसका सेकंड नाम क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, या फिर पश्चिम बंगाल में स्थित है? जल्दी से बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है?
नई दिल्ली में, वाराणसी में, लखनऊ या फिर पश्चिम बंगाल में। तो किस में होती है रखना, ये होती है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। याद रखना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ आपको एक और इंस्टीट्यूट याद रखना है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यार हाँ, इसके साथ साथ आपको इसका भी ध्यान रखना है कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित होती है इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में यार हाँ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट याद है। और अगर बात की जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो ये कहाँ पर स्थित है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गेंदे का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है, अर्थात आपको बतानी है सीड रेट। और किसकी, गेंदे की। तो जल्दी से बताइए गेंदे की सीड रेट क्या होती है। 1.5 किलोग्राम होती है, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, फिर 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जल्दी से बताइए गेंदे की सीड रेट क्या होती है। तो यार हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गेंदे का सीड रेट के बारे में, तो इसकी सीड रेट रखी जाती है 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी रखी जाती है, 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्लेडियोलस की प्रजाति है, अर्थात कौन सी प्रजाति है या फिर कौन सी वेराइटी है। तो जल्दी से बताइए ग्लेडियोलस की कौन कौन सी प्रजाति है। ज्वाला है, गजल है, प्रियदर्शनी या फिर उपयुक्त सभी है। जल्दी से बताएंगे कि ग्लेडियोलस की कौन कौन सी वेराइटी है। ज्वाला है, गजल है, प्रियदर्शनी या फिर उपयुक्त सभी है। तो यार ये तीनों, अर्थात ज्वाला, गजल और प्रियदर्शनी, ये तीनों ही क्या होती है, ग्लेडियोलस की प्रजाति होती है, अर्थात वेराइटी होती है। अर्थात इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा लगता है। तो जल्दी से बताएंगे कि भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा लगता है। जड़ विगलन लगता है, चूर्णी फफूंद लगता है, पीला सिरा मोजेक लगता है या फिर तुलासिता रोग लगता है। जल्दी से बताइए भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा होता है। जड़ विगलन होता है, चूर्णी फफूंद होता है, पीला सिरा मोजेक होता है या फिर तुलासिता रोग होता है। जल्दी से कमेंट करिए भिंडी का प्रमुख रोग किसे माना जाता है। तो आपको पता हो यार ना कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज यार हम भिंडी की कौन सी होती है, पीला सिरा मोजेक। कौन सी होती है, पीला सिरा मोजेक। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है पीला सिरा मोजेक किसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा होता है, तो ये होता है यार हाँ वायरस के द्वारा। अर्थात यार हाँ जो पीला सिरा मोजेक है ये वायरस के द्वारा फैलती है, जो कि यार हाँ भिंडी की एक प्रमुख रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। श्रीनगर में, लखनऊ में, बेंगलोर में या फिर बीकानेर में। जल्दी से बताएंगे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जिसका अगर बात करते हैं इंग्लिश वर्ड तो इसका होता है यार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। जल्दी बताइए कि CISS कहाँ पर स्थित है, अर्थात केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है। श्रीनगर में, लखनऊ में, बेंगलोर में या फिर बीकानेर में। तो यार हाँ अगर आपसे पूछा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ। और लखनऊ कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अर्थात यार केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है और लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का, गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत कितना होता है। तो जल्दी से बताइए जो कुल प्रोटीन होती है तो उसमें यार का हिस्टोन प्रोटीन का कितना % योगदान होता है। 80%, 85%, 90% या फिर 95%। जल्दी से बताएंगे कि जो टोटल प्रोटीन होती है गुणसूत्र में उसमें यार हिस्टोन प्रतिशत कितनी होती है। 80% होती है, 85% होती है, 90% होती है या फिर 95% होती है। तो कितनी होती है यार, अगर बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन का तो होती है 95%। कितनी होती है, 95% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा है मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया था। अर्थात आपको बताना है कितने लक्षणों पर उसने अध्ययन किया था, कितने लक्षणों पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। जल्दी से बताइए 5 पर, 7 पर, 9 पर या फिर 11 पर। जल्दी से बताइए मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों की वंशागति अध्ययन किया था। 5 लक्षणों की, 7 लक्षणों की, 9 लक्षणों की या फिर 11 लक्षणों की। तो इसका राइट आंसर है यार 7। अर्थात यार मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे 7 लक्षणों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई थी। तो जल्दी से बताइए कि भारत में कौन सी ऐसी लेग्यूमिनेसी फसल है जिसमें फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी को रिलीज किया गया था। मटर में, चना में, अरहर में या फिर मूंग में। जल्दी से बताइए पहली संकर प्रजाति किसकी तैयार की गई थी, मटर की, चना की, अरहर की या फिर मूंग की। जल्दी से कमेंट करिए कि भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति अर्थात पहली संकर वेराइटी को रिलीज़ किया गया था। मटर की, चना की, अरहर की या फिर मूंग की। तो यार हाँ अगर बात की जाए पहली संकर प्रजाति की तो ये डेवलप की थी अरहर में। यार हाँ कि भारत में किस दलहनी फसल में, तो यार हाँ अरहर में फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी को रिलीज़ किया गया था। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है कि अरहर की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन सी होती है। क्वेश्चन आपका कि फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी आपको बतानी है अरहर की, उसका नाम क्या है।
तो ये आपको कमेंट में करना है और आपको करना है डायरेक्ट कमेंट। ठीक है, तो जल्दी से इसका कमेंट कर देना। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि संकर प्रजाति विकसित करने में नरबंधिता लाइन होती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, अर्थात इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, आर लाइन से, बी लाइन से, सी लाइन से या फिर ए लाइन से। जल्दी से बताएंगे कि संकर प्रजाति विकसित करने के लिए जो नरबंधिता लाइन होती है अर्थात मेल स्टेरिलिटी जो लाइन होती है इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आर लाइन के द्वारा, बी लाइन के द्वारा, सी लाइन के द्वारा, फिर ए लाइन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है नरबंधिता लाइन का अर्थात मेल स्टेरिलिटी लाइन का तो इसको किया जाता है ए लाइन से प्रदर्शित। किससे किया जाता है, ए लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टाइम पर। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।